is giving 2b plus c। इसका एंड फैक्टर कितना दे रखा है? 2, 1 और 3 है ना। और बोले थे v0 और vt में आप रिलेशन निकालिए। सब कर लिए? टाइम t इक्वल टू 0 पे a0 मोल, किसी भी टाइम t पे a0 माइनस ऑफ 3x 2x x। इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे v0 विल बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज 2a0। v0 विल बी प्रोपोर्शनल टू 2a0। सबको समझ में आ रहा है? vt विल बी प्रोपोर्शनल टू a0 माइनस ऑफ 3x इंटू 2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3x 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस। ठीक, ये बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू 2a0। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 6 दैट इज 2 प्लस ऑफ 2x। ये 2a0 जब इस तरफ आएगा तो वो v0 बन के आएगा, क्योंकि 2a0 v0 के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x विल बी प्रोपोर्शनल टू vt माइनस v0, x विल बी प्रोपोर्शनल टू vt माइनस v0 अपॉन। ठीक, यहां से लिख सकते हैं a0 इज प्रोपोर्शनल टू v0 बाई 2। a0 किसके प्रोपोर्शनल है पता चल गया, x किसके प्रोपोर्शनल है पता चल गया। तो a0 माइनस ऑफ 3x निकालना है। a0 माइनस 3x विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो 3 अगर मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 3 और यहां पर भी 3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो a0 माइनस 3x विल बी प्रोपोर्शनल टू v0 बाई 2 माइनस 3vt माइनस ऑफ 3v0 अपॉन 2। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम कितना हो रहा है ये 4v0 माइनस ऑफ 3vt अपॉन 2। अब हम लोग इसे और इसे डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली a0 अपॉन a0 माइनस x विल बी इक्वल टू 2 और 2 कट जाएगा, तो v0 अपॉन 4v0 माइनस ऑफ कहां पे कहां पर है? यहां पर 3 प्लस 2 5। अच्छा, यहीं पे गड़बड़ हो गया। 2a0 माइनस x, तो उल्टा हो जा रहा है ना पूरा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x विल बी प्रोपोर्शनल टू v0 माइनस x विल बी प्रोपोर्शनल टू v0 माइनस vt, और 3x विल बी प्रोपोर्शनल टू 3v0 माइनस ऑफ 3vt। तब हम लोग निकालेंगे a0 अपॉन a0 माइनस 3x किसके प्रोपोर्शनल होगा? v0 बाई 2 माइनस ऑफ 3v0 माइनस ऑफ 3vt। क्लियर? हाँ, प्लस 3vt। तो ये सॉल्व करोगे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 6vt माइनस 5v0 अपॉन 2। अल्टीमेटली a0 अपॉन a0 माइनस ऑफ 3x विल बी इक्वल टू 2 कट गया, तो v0 अपॉन 6vt माइनस ऑफ 5v0। यही आ रहा है ना रिलेशन सबका? ठीक है, सवाल लिखिए। कन्वर्ट कर लेंगे ना सीधे, सवाल में ही कर लो। चलो सवाल लिखो। अ सर्टेन रिएक्टेंट, ये मेथड तो क्लियर है ना सबको? अ सर्टेन रिएक्टेंट Bn प्लस, अ सर्टेन रिएक्टेंट Bn प्लस is getting converted into, a certain reactant Bn plus is getting converted into Bn plus 4 plus. A certain reactant Bn plus is getting converted into Bn plus 4 plus. ठीक है? The rate constant is measured by titrating the volume of a solution. The rate constant is measured by
titrating the volume of a solution. The rate constant is measured by titrating the volume of a solution with a reducing agent. Titrating the volume of a solution with reducing agent. Titrating the volume of a solution with reducing agent. यहां पे titrant कौन है? Reducing agent. Which reacts with both. Which reacts with both. Full stop. Which reacts with both. Full stop. It converts Bn plus into Bn minus 2 plus and Bn plus 4 plus को Bn minus 1 plus में convert करता है. It converts Bn plus into Bn minus 2 plus and Bn plus 4 plus gets converted into Bn minus 1 plus. At time t is equal to 0, at time t is equal to 0, volume of titrant consumed was 25 ml. At time t is equal to 0, volume of the titrant consumed was 25 ml. And at time t is equal to 10 minutes, and at time t is equal to 10 minutes, and at time t is equal to 10 minutes, volume consumed, volume of the titrant consumed was 32 ml. At time t is equal to 10 minutes, the volume of the titrant consumed was 32 ml. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसको इसमें कन्वर्ट करता है और इसको इसमें कन्वर्ट करता है. टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट यूज्ड इज 10 ml एंड एट टाइम 10 मिनट्स 25 ml एंड एट टाइम 10 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट यूज्ड इज 32 ml. फाइंड द रेट कांस्टेंट. तो ये जो दे रखा है ये n फैक्टर निकालने के लिए दे रखा है. कितना होगा n फैक्टर इसका? n फैक्टर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस. यहाँ पे n फैक्टर 2 होगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. प्लस n माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन n फैक्टर 2. 4 n प्लस 4 से ही n माइनस 1 टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 5. यहाँ पे n फैक्टर हो गया 5. n फैक्टर मिलते ही इनका काम हो चुका. अब हमारे सामने सिंपल वही सवाल आ गया जो हम ABC में करा रहे थे पिछले क्लास से. टाइम t इक्वल टू 0 पे A0 मोल्स, किसी भी टाइम t पे A0 माइनस x. ओके, V0 विल बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 2A0. या हम लोग बोल सकते हैं A0 विल बी प्रोपोर्शनल टू V0 by 2. दूसरी बात, Vt will be proportional to total number of equivalents 2 into A0 minus x plus 5 into x. So it will become 2A0 5x minus 2x, that is 3x. अगर ये 2A0 इस तरफ गया तो वो V0 बन के जाएगा क्योंकि 2A0 V0 के प्रोपोर्शनल है. तो 3x will be proportional to Vt minus V0. So x will be proportional to Vt minus V0 upon 3. A0 किसके प्रोपोर्शनल है और x किसके प्रोपोर्शनल है पता चल गया. मेरा टारगेट है A0 माइनस x किसके प्रोपोर्शनल है. दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू V0 by 2 माइनस Vt माइनस ऑफ V0 upon 3. अल्टीमेटली 6. 3V0 माइनस 2Vt प्लस 2V0 आएगा ना. सो दैट विल बिकम 5V0 माइनस 2Vt अपॉन 6. अब हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तभी A0 अपॉन A0 माइनस x आएगा. A0 अपॉन A0 माइनस x विल बी इक्वल टू, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 से इसे काटेगा, 3 ऊपर जाएगा
अल्टीमेटली 3v0 अपॉन 5v0 माइनस 2vt. ओके, k मल्टीप्लाइड बाई t विल बी इक्वल टू ln ऑफ 3v0 अपॉन 5v0 माइनस ऑफ 2vt. रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, टाइम कितना 10 मिनट, ln ऑफ v0 कितना 25, 25 3 जा 75 अपॉन 125 माइनस 2vt 64. यह आएगा ln ऑफ 75 बाई 61, दैट इज k मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड वी कैन कैलकुलेट द k. पहला अप्रोच. कोई भी सवाल के लिए v इंफिनिटी माइनस v0 अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt वैलिड है. अगर हम v इंफिनिटी कैलकुलेट कर पाए तो सवाल एक लाइन में बन जाएगा, और एक लाइन में कैलकुलेट भी हो जाता है v इंफिनिटी. सिर्फ इतने लिखने भर देरी है. t इक्वल टू इंफिनिटी पे 0, a0 0 गया तो ये कितना हो जाएगा a0. v इंफिनिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू 5 v इंफिनिटी पे टोटल नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स कितना है, ये तो 0 हो गया, ये 5 इंटू a0 हो गया. हमें पता है कि a0 इज प्रोपोर्शनल टू v0 बाई 2, देयरफॉर इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 5 इंटू a0 के बदले v0 बाई 2 लिख दी. ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है एवरीवन? तो v इंफिनिटी का वैल्यू आ गया 25 इंटू 5, 125 बाई 2, दैट इज 62.5. v infinity is 62.5 ml. k multiplied by t will be equal to ln of v infinity minus of v0 upon v infinity minus of vt. ये फॉर्मूला लगा रहे. k multiplied by 10 will be equal to ln of v infinity is 62.5, v0 is 25 divided by v infinity is 62.5, vt is given 32. ln के अंदर वैल्यू दे, कितना आ रहा है 37.5 डिवाइडेड बाय 30.5. ओके, मान ले ऊपर इंटू 2 और नीचे भी इंटू 2 कर दिए तो ये क्या बन जाएगा ln ऑफ 75 अपॉन 61. जो यहां आया वही चीज यहां भी आया. दोनों अप्रोच सीखना जरूरी है. दोनों अप्रोच क्लियर है? Copied? Concentration term replaced by angle of rotation of plane polarized light. Concentration term replaced by angle of rotation of plane polarized light. अब तक हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस किए, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से रिप्लेस किए, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट से रिप्लेस किए. अब हम लोग रिप्लेस करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन बाय ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट से. देखो ये क्या होता है, पहले तो ये चीज को समझो. पहले हम लोग हर टाइम पे टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल मेजर कर रहे थे, उसके बाद हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम मेजर किए, हर टाइम पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मेजर किए. यहां पर हम लोग हर टाइम पे एंगल मेजर करेंगे. वेरी सिंपल. पहले तो ये समझो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा. एक नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट ऑलवेज स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शन. नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब सोर्स ऑफ लाइट scatters in all direction. When this light is passed through a very special type of prism which is called as Nichols prism. Nichols prism से जब इस लाइट को पास करते हैं तो जो लाइट बाहर निकलता है इसका स्कैटरिंग प्लेन सिंगल हो जाता है. It scatters in only one particular plane, and such kind of light which comes out is called plane polarized light. जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक एक्वस सॉल्यूशन
of optically active substance, aqueous solution of ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से जब पास होता है तो जो लाइट बाहर आएगा, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि या तो वो लाइट राइट साइड बेंड कर जाता या तो वो लाइट लेफ्ट साइड बेंड कर जाता। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो इतने बड़े से ट्यूब के अंदर है। एक तरफ से लाइट ऑन करते हैं हम लोग और दूसरे तरफ से हम लोग लेंस से देखते हैं। पहले लाइट बिल्कुल ऐसे दिखता है, लाइट स्लिट से आ रहा है, लाइट दिखता है प्रॉपर, बीच में जगह है सोल्यूशन को रखने का। सोल्यूशन जैसे ही रखे वो लाइट या तो ऐसे बेंड हो जाएगा या तो ऐसे बेंड हो जाएगा। हम लोग के हाथ में कैलिब्रेटर होता, 360 डिग्री पूरा मार्क किया रहता है। तो जब लाइट ऐसे बेंड कर गया तो हम लोग उसे घुमा के लाइट से मैच करा देते, कितना घुमाए वो पता चल जाता है, एंगल ऑफ रोटेशन। खैर, द एंगल ऑफ रोटेशन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल प्लेन। We'll say यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा, बट दिस एंगल ऑफ रोटेशन विल बी टेकन पॉजिटिव। और यहां पर जो थीटा प्राइम मेजर किए, लेफ्ट साइड अगर बेंड हुआ तो ये थीटा प्राइम हम लोग मेजर करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग। अगर कोई सब्सटेंस लाइट को बेंड नहीं किया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा। बोथ टाइप ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट, सम सब्सटेंस आर ऑप्टिकली एक्टिव, सम सब्सटेंस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव उसे बोलेंगे जिसका बेंडिंग इज नॉट ऑब्जर्व, प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो एंगल ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेफिनेटली या तो लेफ्ट तरफ बेंड करेगा या तो राइट तरफ बेंड करेगा, वो बेंड जरूर करेगा और हम लोग को एंगल ऑफ रोटेशन मेजर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, जो सब्सटेंस राइट साइड बेंड किया, जो सब्सटेंस का एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस, और जिसने लेफ्ट तरफ बेंड किया दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रस राइट, लीवो लेफ्ट, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस, लीवोरोटेटरी सब्सटेंस। सब्सटेंस को देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो लेफ्ट करेगा कि राइट तरफ रोटेट करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करके ही पता किया जाता है। समझ में आ रहा? एक नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट सारे डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा है, उसको निकोल प्रिज्म से पास किए, उसका स्कैटरिंग प्लेन एक हो गया। उस लाइट को पोलराइज कर दिया गया एक पर्टिकुलर प्लेन के प्रति, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट which scatters in only one plane, and when that light is passed through an optically active substance, the plane of the scattering gets bended, और वो हम लोग मेजर कर लेते, कितने से बेंड किया भाई, कितना एंगल का बेंडिंग मिला हमें। जब वो लाइट मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, टकराने के वजह से डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग हम लोग को ऑब्जर्व होता है। खैर, एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विल आइदर बेंड इट टुवर्ड्स लेफ्ट और इट विल बेंड इट टुवर्ड्स right. Optically inactive substance does not bend the plane polarized light. For any optically active substance, we define specific angle of rotation. For any optically active substance, we define specific angle of rotation. Specific angle of rotation is represented by small r. What is small r? It is the rotation shown by 1 mole of substance. या बोलेंगे rotation shown by 1 molarity of the substance. हम लोग ये ऑब्जर्व किए, ये एक्सपेरिमेंट करके कि यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का क्वांटिटी बढ़ाओ तो ये थीटा का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, बढ़ता है, बढ़ता घटता है। मोल ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा, चाहे लेफ्ट तरफ या राइट तरफ। हर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का हम लोग पर मोल बेंडिंग कैलकुलेट कर ली, एंड दैट पर मोल बेंडिंग या पर मोल एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अब अगर मेरे को स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का पता है, अगर 10 मोल लेंगे तो 10 आर लिख देंगे। आर इज द रोटेशन शोन बाय
1 मोल ऑफ द सब्सटेंस या 1 मोलारिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास जितने भी मोल आएंगे उसमें R मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे को टोटल नेट रोटेशन मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, बिल्कुल। 1 मोलारिटी माने पर लीटर 1 मोल होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन में अगर बात कर रहे हैं तो R का यूनिट भी तो होगा, डिग्री पर मोल या डिग्री पर मोलारिटी, R का अलग अलग यूनिट भी। तो डेफिनेटली ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन will be directly equal to R multiplied by number of moles of the optically active substance taken। हो सकता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपने 2 सब्सटेंस लिया A और B, both of them are optically active, एक रोटेट करता है 10 डिग्री प्लस और दूसरा रोटेट करता है प्लस 20 डिग्री, यहां पर आपको मिलेगा 30 डिग्री, दोनों का रोटेशन ऐड होगा। एक रोटेट करता है प्लस 50, दूसरा करता है माइनस 30, तो नेट रोटेशन आपको मिलेगा प्लस 20 डिग्री। ऑलवेज वी गेट द नेट रोटेशन, नेट इफेक्ट। दोनों बेंड करने का कोशिश कर रहा है, देन वी विल ऑलवेज ऑब्जर्व द नेट इफेक्ट ऑफ द मिक्सचर या रोटेशन। समझ में आ रहा? क्लियर है? जो प्लेन हम अगर इसको वर्टिकल अगर प्लेन बता रहे हैं तो वर्टिकल से मेजर कर रहे हैं, इसका प्लेन के हिसाब से रोटेशन मेजर होता है, कितना बेंडिंग हुआ। नेट जो मेरे को मिलेगा लाइट बेंड वाला, वो तो नेट बेंडिंग मिलेगा ना। ए रोटेट करना चाह रहा था राइट तरफ, बी रोटेट करना चाह रहा था लेफ्ट तरफ, तो जो मेरे को बेंडिंग मिला वो तो नेट मिलेगा ना। ए अगर अकेले होता तो प्लस 50 डिग्री रोटेट करता, बी अगर अकेले होता तो माइनस 20 डिग्री रोटेट करता, दोनों को मिला के ले लिए तो मेरे को नेट रोटेशन मिलेगा प्लस 30 डिग्री। हंड्रेड 100%। ये आर तो अलग अलग ही कैलकुलेट होता है ना। हर सब्सटेंस का 1 मोल का रोटेशन इज नोन टू अस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। इसी से तो पता चलता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन से ही तो पता चलता है कि कुछ सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और कुछ सब्सटेंस जिसका प्लस साइन में आ गया आर का वैल्यू डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसका माइनस साइन में आ गया उसका लिवो रोटेटरी। क्लियर? कॉपी कर लिए? कॉपीड? अब वेरी सिंपल, अब ये जो कंटेनर था ना जिसमें हम लोग सोल्यूशन लिए, यहां चलेगा रिएक्शन, उसी के अंदर चलेगा रिएक्शन। ऑब्वियसली ये मेथड अगर हम लगा रहे हैं तो मेरे को पहले से पता है कि रिएक्शन में जो पार्ट लेने वाले हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा ABC, तो क्या मतलब है इसके अंदर लेने का? कोई दूसरा मेथड लगा। तो व्हेन द रिएक्शन कंपोनेंट माने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट या सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, देन दिस पर्टिकुलर मेथड इज एप्लीकेबल। वेरी सिंपल रिएक्शन। एक कभी सुने होंगे शुगर का हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। सुक्रोज व्हेन ब्रेक्स इट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है ना। तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है। सुक्रोज भी अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है। ऐसे रिएक्शनों का हम लोग काइनेटिक्स इस पर्टिकुलर मेथड से स्टडी कर सकते हैं। फिर से हम वैसे ही डिराइव कर रहे हैं। मान ले वेरी सिंपल रिएक्शन, A इज गिविंग B प्लस C, एक रिएक्शन चल रहा है, तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन R1, इसका रोटेशन R2, इसका रोटेशन R3, ये हमको पहले से ही पता है। पर मोल रोटेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे A0 मोल, किसी भी टाइम t पे A0 माइनस x एंड x, एट इंफिनिटी इट विल बी 0 A0 एंड A0। चाहो तो कोफिशिएंट भी लगा लो, हम तो सिंपल तरीका से डिराइव कर रहे हैं।
और अगर ये रिएक्शन इस कंटेनर के अंदर चल रहा है और मैं लेंस से देख रहा हूं, हर टाइम पे रोटेशन नोट कर रहा हूं, 0 पे नोट किया, हर टाइम t पे नोट किया और इंफिनिटी पे भी नोट किया, सीधे बोलेंगे जो थीटा नॉट ऑब्जर्व्ड मिला, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू R1 इंटू ए नॉट, नॉट प्रोपोर्शनल टू। अगर स्पेसिफिक रोटेशन R1 है तो पर मोल रोटेशन पता है, और एक अगर मोल कितना प्रेजेंट था, ए नॉट, तो R1 इंटू ए नॉट लिख देंगे सीधे। किसी भी टाइम t पे थीटा t कितना होना चाहिए, सबका नेट रोटेशन साइन के साथ जोड़ेंगे, जैसे +50 और -20 जोड़ने से +30 आएगा नेट। तो एवरीथिंग विल बी एडेड सब्ट्रैक्टेड अलोंग विद द साइन। यहां पर लिखेंगे R1 इंटू ए नॉट माइनस एक्स प्लस R2x प्लस R3x। वेरी सिंपल, थीटा इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0 R2 इंटू ए नॉट प्लस R3 इंटू ए नॉट। अब वही एक्सप्रेशन निकालेंगे, थीटा इंफिनिटी माइनस ऑफ थीटा नॉट कितना, थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट, ए नॉट कॉमन ले लिए, R2 प्लस R3 माइनस R1, थीटा इंफिनिटी माइनस ऑफ थीटा t कितना आया, थीटा इंफिनिटी थीटा t कितना आया, तो ये R2 ए नॉट प्लस R3 ए नॉट माइनस R1 ए नॉट माइनस R2x माइनस R3x प्लस R1x। यहां ए नॉट अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा R2 प्लस R3 माइनस R1 यहां तक, और यहां अगर हम लोग माइनस ऑफ x अगर कॉमन ले लिए तो R2 प्लस R3 माइनस ऑफ R1। फाइनली ए नॉट माइनस x इंटू R2 प्लस R3 माइनस ऑफ R1, डिवाइड कर दिए दोनों को, डिवाइड करते ही ये ब्रैकेट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली वी विल गेट ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इंफिनिटी माइनस ऑफ थीटा t। देयरफॉर के t विल बी इक्वल टू ln ऑफ थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इंफिनिटी माइनस ऑफ थीटा t। जनरल एक्सप्रेशन, ऑल थीटा शुड बी सब्स्टिट्यूटेड अलोंग विद द साइन। ठीक, मान लो सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव थे, या यहां का एक था और यहां का एक था। जनरल एक्सप्रेशन एवरी टाइम, वो डिराइव करके समझ में आ गया होगा आपको अब तक। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है थीटा नॉट को 0 बिठा दे, अगर ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है थीटा इंफिनिटी को 0 बिठा दे। समझ में आ रहा ना बात? कॉपी करो, सवाल लिखो। टाइम वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन मेजर्ड, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। नहीं भी दिया रहता तो फर्स्ट ऑर्डर मानेंगे, क्योंकि ये जितना भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस्ड, दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ए नॉट अपॉन एटी बाकियों में नहीं आता है। इस सवाल में सबसे पहले निकालेंगे रेट कांस्टेंट, टाइम कितना बिठाएं, k मल्टीप्लाइड बाई 10 मिनट्स, ln ऑफ, वैल्यू बिठाने का तरीका, थीटा इंफिनिटी साइन के साथ माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इंफिनिटी माइनस ऑफ थीटा t। k निकल गया। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन टू बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ऑब्वियसली अगर तुम रीडिंग देखो तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है पॉजिटिव घटते चला जा रहा है और अल्टीमेटली लास्ट में वो नेगेटिव हो गया, तो जरूर कहीं ना कहीं जीरो को पार किया होगा। क्लियर है? तो उसी वक्त बता रहा है कि किस टाइम वो जीरो पे आया होगा। ऑप्टिकल रोटेशन जीरो जिस वक्त आया होगा उस वक्त हम लोग सोल्यूशन को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब के पता चल गया, के बिठा लिए, टाइम निकालना है ln माइनस 14.1 माइनस 32.4 डिवाइडेड बाई माइनस 14.1 माइनस ऑफ जीरो। जिस वक्त ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो जाए उस वक्त सोल्यूशन जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर एवरीवन? अगला सवाल, 10 ग्राम of sugar was dissolved in 100 ml water. कर लिए कॉपी? जल्दी जल्दी कॉपी करो। Sugar is dissolved to form 100 ml solution. 10 gram of sugar is dissolved to form 100 ml solution. 10 gram of sugar is dissolved to form 100 ml solution. At time t is equal to 0, the rotation observed was plus 18.1 degree. At time 0, the observed angle of rotation found was, at time 0, the observed angle of rotation found was plus 18.1 degree. And after complete hydrolysis into glucose and fructose, after complete hydrolysis into glucose and fructose, after complete hydrolysis into glucose and fructose, it shows a rotation of minus 3.7 degree. It shows a rotation of minus 3.7 degree. Minus 3.7 degree. Calculate the percent hydrolysis at the time when. Calculate the percent hydrolysis at the time when the optical rotation was. Calculate the percent hydrolysis at the time when the optical rotation was. Calculate the percent hydrolysis at the time when the optical rotation was plus 5 degree. Calculate the percent hydrolysis at the time when the rotation was plus 5 degree. Obviously zero order reaction है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही सब कुछ वैलिड है। कैसे करेंगे? तो इस सवाल में sugar plus water is giving glucose plus fructose, एक रिएक्शन है। टाइम थीटा नॉट, जीरो पे थीटा नॉट दे रखा प्लस 18.1 डिग्री। आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन इट इज गिवन माइनस 3.7 डिग्री। तो किसी टाइम टी पे जब थीटा टी प्लस 5 डिग्री पाया गया था तब परसेंट हाइड्रोलिसिस कितना परसेंट रिएक्शन हो चुका है, कितना परसेंट हाइड्रोलिसिस हुआ है, मतलब कितना परसेंट रिएक्शन हो चुका है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जब भी परसेंट रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं तो वो इनिशियल अमाउंट क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट। तो 10 ग्राम 100 ml में जो दे रखा है इट इज इररिलेवेंट, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि परसेंट रिएक्शन में जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, देन इनिशियल अमाउंट इज कैंसल्ड या इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट।
इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर टाइम ही चाहिए परसेंट रिएक्शन के लिए, है कि नहीं? अगर हम 10 मोल लिए थे, 10 सेकंड में 75% रिएक्शन हुआ, भैया 1000 मोल लिए, वही 10 सेकंड में कितना परसेंट रिएक्शन होगा? वही 75% होगा। तो परसेंट रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, whatever is the initial amount, if the T is the same, then the percent reaction is same. क्लियर है चीज? तो देखो, हमें पता है कि ln के अंदर कौन सा टर्म आता है? थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस ऑफ थीटा टी, ln के अंदर आता है। जब परसेंट रिएक्शन में बात करते हैं तो ln के अंदर क्या आता है? बस हो गया, सॉल्व। क्या किए सर? सिंपल सा चीज देखो, है कंपेयर, मैंने कहा गणित पढ़ रहे हो रे? सिंपल है, के टी इज इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस अल्फा। ये भी तो a0 अपॉन a0 माइनस एक्स है, लेकिन अल्फा परसेंट रिएक्शन में जब बात हो तो a0 कट जाता है, यही बच जाता है। ये भी तो a0 अपॉन a0 माइनस एक्स ही है यार, है कि नहीं है? बस सिंपल सा चीज है, बिठा दे यहां पर थीटा इन्फिनिटी माइनस 3.7 माइनस 18.1 माइनस 3.7 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस अल्फा। अल्फा निकल गया कि परसेंट रिएक्शन कितना हुआ है उस वक्त। 2 रिएक्टेंट है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन H2O का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता है? नहीं करता है, तो वो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अगर एक रिएक्शन मान ले 0 ऑर्डर वाला है, 10 मोल जब लेते हैं तो टाइम के बाद उसमें से 3 मोल रिएक्ट कर जाता। 10 मोल जब शुरू में लेते हैं, टी टाइम के बाद उसमें से 3 मोल रिएक्ट कर जाता। 9 मोल, तो वही टी टाइम पे कितना मोल रिएक्ट करेगा? तुक्का थोड़ी मारना है, लॉजिक लगाना है। 0 ऑर्डर रेट विल बी इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 0। ए टू द पावर 0 माने ये तो खत्म हो गया। रेट इज कांस्टेंट। इफ रेट इज कांस्टेंट तो 10 ले या 30 ले या 100 ले या टी टाइम पे उधर 3 गया था बेटा, तो इधर भी टी टाइम पे 3 ही जाएगा, 30 थोड़ी जाएगा, है कि नहीं? तो 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? एक और प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑर्डर में द परसेंट रिएक्शन रिमेन सेम इफ द टाइम रिमेन सेम, वॉट एवर इज द इनिशियल अमाउंट, whatever is the initial amount, the percent reaction remains same if the time remains same. That is first order property. But the mole reacted या quantity reacted remains constant in a 0 order reaction if the time is same, whatever is the initial quantity. तो क्वांटिटी और परसेंट में अंतर है ना यार। तो 100 में से भी 3 जाएगा, 1000 में से भी 3 जाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। क्लियर? हाँ, 2 लेंगे तो खत्म हो जाएगी, 0। कॉमन सेंस। अल्टीमेट आदमी हो तुम भी यार। अबे टी टाइम के बाद 3 मोल रिएक्ट कर जाते। देखिए
मान लो एक रिएक्शन है ए ऑफ ए गैस इज गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम लोग तुरंत लिख देते हैं माइनस ऑफ डी ऑफ ए अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर अल्फा। इन अ गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन अ गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग इसे माइनस ऑफ डी ऑफ पी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू पी ऑफ ए टू द पावर अल्फा भी लिख सकते हैं। आवर रेट लॉ कैन बी इन कॉन्सेंट्रेशन, आवर रेट लॉ कैन बी इन प्रेशर, आवर रेट लॉ कैन बी इन वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, क्योंकि हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी विल बी इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर इंटू टी, एन बाई वी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम रेट को माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, तो हम उसी का रेट को माइनस डी पी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं, बशर्ते गैसियस रिएक्शन। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, लिखते हो ना, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डी ऑफ पी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू के प्राइम, रेट कांस्टेंट का वैल्यू और यूनिट चेंज हो जाएगा, के प्राइम पी ए टू द पावर अल्फा इंटू पी बी टू द पावर बीटा। क्लियर? अगर कोई पूछे कि इन दोनों रेट में क्या रिलेशन है, यहीं डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ऑफ डी पी बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाई डी टी इंटू आर टी। मतलब ये दोनों रेट आपस में आरटी से रिलेटेड है। अगर मोलारिटी पर सेकंड में रेट दिया है और आपसे पूछ रहा एटमॉस्फेयर पर सेकंड में रेट बता, आरटी का इस्तेमाल करेंगे। इफ द रेट गिवन इज अल्फा मोलारिटी पर सेकंड, बिठा यहां पे अल्फा मोलारिटी पर सेकंड इंटू आरटी कर दो तो बन जाएगा ये एटमॉस्फेयर पर सेकंड में। क्लियर एवरीवन? कॉपी करो। डबल रिएक्टेंट सिस्टम, और बिल्कुल इसमें हम सिंपल केस ले रहे, ए प्लस बी इट इज गिविंग प्रोडक्ट, कोफिशिएंट 1 1 है दोनों का, और ऑर्डर भी 1 1 ही मान के हम चल रहे हैं। लेट द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 1, let the order with respect to B is also 1. टाइम t is equal to 0 पे A नॉट मोल्स B नॉट मोल्स, किसी भी टाइम t पे A नॉट माइनस एक्स B नॉट माइनस एक्स, ऑर्डर 1 1 माने। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन K, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 और B की पावर 1। ठीक, अब हम यहां रेट के बदले लिख रहे हैं dx बाई डी टी। आपको याद है dx बाई डी टी क्या था? माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी था, या माइनस 1 बाई बी डी बाई डी टी था। रेट ऑफ द रिएक्शन है कि नहीं? रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। dx बाई डी टी इज स्मॉल के, और A का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे कितना है? A नॉट माइनस एक्स, और B का कितना है? B नॉट माइनस एक्स। A नॉट B नॉट का कंसंट्रेशन मानो, एंड x इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मेरा रेट लॉ इस तरीके का बना, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1, ओवरऑल ऑर्डर इज 2, मान सकते। dx अपॉन A नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा इंटीग्रेशन कभी किए हो? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। टाइम 0 पे x का वैल्यू कितना होगा? टाइम 0 पे x का वैल्यू कितना होगा? 0। टाइम 0 पे x का वैल्यू 0, और किसी भी टाइम t पे x का वैल्यू इज x। हमें इसे इंटीग्रेट करके एक रेट लॉ हम बनाना चाह रहे। खैर, इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्शियल
पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान रखना भाई। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इस फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, सेम चीज ही रहेगा लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म। इंटीग्रल 1/a0 माइनस b0, नीचे a0 माइनस b0 तो कांस्टेंट है ना, यहां पर लिख देंगे हम लोग a0 माइनस x और यहां लिख देंगे माइनस ऑफ b0 प्लस x। तो कोई दिक्कत है कि नहीं? इंटू dx अपॉन a0 माइनस x इंटू b0 माइनस ऑफ x। तो ऊपर तो x कट गया, a0 माइनस b0 बचा, a0 माइनस b0 इधर, a0 माइनस b0। समझ में आ रहा? 0 से लेकर x एंड दैट विल बी इक्वल टू kt। इधर तो इंटीग्रेट कर दिए हम kt। अब इनको अलग अलग करो। ये a0 माइनस x दिख रहा है, अगर यहां हम ब्रैकेट लगा दे तो ये भी क्या बन जाएगा? b0 माइनस x। सेपरेट देन इट विल बिकम 1/a0 माइनस b0। इंटीग्रेशन 0 टू x। जब इसको अलग करेंगे तो a0 माइनस x कट जाएगा, तो बचेगा dx अपॉन b0 माइनस x और इधर माइनस माइनस b0 माइनस x कटेगा, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a0 माइनस x 0 से लेकर x। इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल सा चीज है ना। चलो हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे। a0 माइनस x को मैंने t माना, डिफ्रेंशिएट कर, कांस्टेंट है 0, ये बन जाएगा माइनस dx इज इक्वल टू dt, या dx बनेगा माइनस dt। अब मेरे को इंटीग्रेट क्या करना है? dx अपॉन b0 माइनस x। dx कितना निकाले? माइनस dt। और b0 माइनस x क्या है? b0 माइनस x क्या था? t था। आएगा आंसर माइनस ऑफ ln t। एंड व्हाट इज t? b0 माइनस ऑफ x। इसमें हम लिमिट बिठाएंगे 0 से लेकर x तक। x बिठाए तो माइनस ऑफ ln b0 माइनस x, माइनस ऑफ माइनस प्लस ln ऑफ 0 बिठाए तो ln ऑफ b0। अल्टीमेटली इट विल बिकम ln ऑफ b0 अपॉन b0 माइनस x, प्लस साइन के साथ। सीधे लिख रहे हैं यहां 1/a0 माइनस b0। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ln ऑफ b0 अपॉन b0 माइनस x, माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा? ln ऑफ a0 अपॉन a0 माइनस x इज इक्वल टू kt। दोनों को कंबाइन करो, 1 अपॉन a0 माइनस b0 ln ऑफ b0 इंटू a0 माइनस x डिवाइडेड बाई a0 इंटू b0 माइनस ऑफ x। ठीक किए? ये आया इंटीग्रेटेड रेट लो। डबल रिएक्टेंट सिस्टम विथ कोफिशिएंट 1 1 माने बिल्कुल सिंपल। a0 b0 order with respect to each reactant is 1. This is the general rate law. तो किसी भी टाइम t पे अगर मेरे को a पता है कितना है, b पता है कितना है, तो a और b पता है कितना है, किसी भी टाइम t पे बिठा सकते और हम रेट कांस्टेंट और ये सब निकाल सकते। ये डेरिवेशन कर लिए। अब देखो, बहुत पहले हम लोग जब ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि सूडो ऑर्डर क्या होता है, मतलब मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इस पे हम कंडीशन लगा रहे, लेट b0 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a0। जो शुरू में लिए थे हम लोग, शुरू में जो लिए थे a0 और b0 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a0 के हिसाब से b0 हम लोग एक्सेस में ले लिए। और उस वक्त क्या बोले थे कि जब एक्सेस में ले लेंगे तो वो जो चीज रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट। खैर, ये कंडीशन हम अपने इस रिजल्टेंट इक्वेशन पे लगा रहे। अगर b0 बहुत बड़ा है a0 से तो ये b0 के सामने ये a0 हटा देंगे, बचेगा 1 अपॉन b0 माइनस साइन के साथ। ln के अंदर क्या बचेगा ये भी देखते। जब b0 के सामने a0 हटा दिए तो हम b0 के सामने x को भी हटाएंगे। b0 बहुत बड़ा है ना,
बी नॉट बहुत बड़ा है तो बी नॉट के सामने एक्स को भी हटाएंगे, एक्स हटते ही बी नॉट और बी नॉट कट जाएगा, एल एन के अंदर आएगा ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट, एल एन के अंदर आएगा ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट, दैट इज विल बी इक्वल टू के टी। ये माइनस साइन को अंदर लो, ये माइनस साइन को अंदर लेते ही बन जाएगा एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू बी नॉट इंटू के इंटू टी। नाउ माई न्यू रेट कांस्टेंट इज दिस, और ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। तो ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि रेट जो है वो k इंटू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1 का रेट लो। अगर बी नॉट बहुत ज्यादा है तो ये बी का क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, बी का क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट। तो रेट हम लोग मॉडिफाई कर लिए, k प्राइम इंटू ए बचा, वेर k प्राइम इज k इंटू बी नॉट, k इंटू बी नॉट फर्स्ट ऑर्डर बचा, इसलिए मेरा इक्वेशन भी ऐसा आ रहा है और हमारा रेट कांस्टेंट। तो ऐसे रेट कांस्टेंट को हम लोग बोल देते हैं अपरेंट रेट कांस्टेंट, अपरेंट रेट कांस्टेंट, अपरेंट रेट कांस्टेंट। क्लियर? सिमिलरली हम दोनों के लिए देखेंगे, मान लो ए नॉट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन बी नॉट, लेट ऐसा होता, ए नॉट अगर बहुत बड़ा होता बी नॉट के सामने तो बी नॉट को हटाते, तो यहां मेरे पास बचता 1 अपॉन ए नॉट, एल एन के अंदर क्या बचेगा देख, अगर ए नॉट बहुत बड़ा है तो ए नॉट के सामने एक्स को हटाते, एक्स हटते ही ए नॉट कट जाता, बच जाता बी नॉट अपॉन बी नॉट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के टी। अब ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बी नॉट अपॉन बी नॉट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू के इंटू टी। तो यही रेट लॉ देखते, रेट लॉ में अगर ये ए नॉट बहुत बड़ा है तो ये कांस्टेंट रह जाएगा रिएक्शन के दौरान, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, तो रेट विल बी इक्वल टू के प्राइम इंटू बी, बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये बन जाता है। समझ में आ रहा? अब हम एक और जनरल चीज बता रहे हैं, अब कोफिशिएंट भी लेंगे, अल्फा बीटा ऑर्डर भी लेंगे और मोल भी अलग अलग लेंगे। ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी इट इज गिविंग प्रोडक्ट, ध्यान देना, टाइम टी इक्वल टू 0, ए नॉट मोल्स बी नॉट मोल्स, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू बी नॉट, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ऑर्डर भी हम अल्फा और बीटा मान लिए इंडिविजुअली, एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक, सिर्फ मेरे को इतना सोचकर बताओ कि क्या हम ऐसे रिएक्शन में हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं? सिंगल रिएक्टर में तो हाफ लाइफ बोलते हैं कि जिस वक्त वो आधा हो जाए वो हाफ लाइफ, लेकिन यहां कोई गारंटी थोड़ी है कि जिस वक्त ए आधा होगा उस वक्त बी भी आधा हो जाए, ये गारंटी नहीं है। तो हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन ऐसे केस में डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही केस में कर सकते हैं बेटा, इफ ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू बी नॉट बाई बी, मतलब when the moles are taken in a stoichiometric coefficient ratio, a naught by b naught is a by b। अगर ऐसा लिया जाए तो ऑब्वियसली इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट बचा ही नहीं, दोनों ए नॉट और बी नॉट एक ही वक्त खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ए नॉट और बी नॉट ए और बी रेशियो में लिया गया है, ए नॉट और बी नॉट दोनों एक ही टाइम पे 0 होगा, एक ही टाइम पे आधा होगा, वो प्रूफ कर दे रहे मैथमेटिकली। ऐसे सोच कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट बाई बी नॉट का रेशियो, देयर मोल रेशियो इज हाउ मच, ए बाई बी, है ना, किसी भी माइनस बी एक्स, क्योंकि एट एनी टाइम टी क्या लिखोगे, ए नॉट माइनस ए एक्स, और इधर लिखोगे बी नॉट माइनस, लिखोगे ना, इन दोनों का रेशियो। चलो ऊपर स्मॉल ए कॉमन लो, ऊपर अगर हम स्मॉल ए कॉमन लिए तो ए नॉट बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे स्मॉल बी कॉमन ले लिए तो बी नॉट बाई बी माइनस एक्स हो जाएगा,
और हमें पता है कि ए नॉट बाई ए और बी नॉट बाई बी दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा और अल्टीमेटली रेशियो कितना आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने शुरू में ए बाई बी रेशियो में लिया है तो किसी भी टाइम टी पे जो ए बचा है और बी बचा है उनका रेशियो भी हमेशा ए बाई बी ही होगा। मतलब द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली अगर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट तो ये बिल्कुल ऐसा होगा, जब ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा, तभी तो रेशियो कांस्टेंट हो सकता है, तभी तो ये रेशियो कांस्टेंट हो सकता है कि जब ऊपर आधा तो नीचे भी आधा, रेशियो इज कांस्टेंट। यस और नो? सो वी कैन डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, वी कैन डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इफ ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू बी नॉट बाई बी। ठीक है, अब देखो ये रेट लॉ था, यहां तक जो समझाया समझ में आया कि अगर हम लोग शुरू में ए नॉट और बी नॉट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो में ले लिए तो हर टाइम पे उनका मोल का रेशियो कांस्टेंट ही रह जाता है। इसलिए जिस वक्त ए आधा हुआ है उस वक्त बी को भी आधा होना ही है, जस्ट टू मेंटेन द रेशियो कांस्टेंट। जिस वक्त ए 3/4 हो गया बी को भी 3/4 होना है, जस्ट टू मेंटेन द रेशियो कांस्टेंट। जिस वक्त ए 0 हुआ बी भी 0 होगा क्योंकि मोल रेशियो में लिया गया। देखो रेट लिखे dx बाई dt, रेट लिखे dx बाई dt, या छोड़ रेट को भी हम रेट ही रहने देते, बाद में हम इसको ये करेंगे। ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है स्मॉल के, ठीक। तो स्मॉल के ए कितना रहेगा किसी भी टाइम टी पे, ए नॉट माइनस एक्स टू दी पावर अल्फा, बी नॉट माइनस बी एक्स टू दी पावर बीटा। यहां क्या कर स्मॉल ए कॉमन ले ले, तो स्मॉल ए कॉमन लोगे तो ए टू दी पावर अल्फा बाहर आ जाएगा, ए नॉट बाई ए माइनस एक्स टू दी पावर अल्फा। और यहां क्या कर स्मॉल बी कॉमन ले ले, तो यहां स्मॉल बी अगर कॉमन लोगे तो बी टू दी पावर बीटा, और ये बी नॉट बाई बी माइनस एक्स टू दी पावर बीटा। अब देख जो मेरे को डबल रिएक्टेंट सिस्टम दिख रहा था अब वो सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में रेट लॉ मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। माने हम किसी एक को देखकर हम रेट बता सकते हैं, किसी एक को देखकर रेट बता सकते हैं। चूंकि बी ए नॉट बाई ए और बी नॉट बाई बी बराबर है तो चाहो तो तुम ए में रख लो या चाहो तो तुम बी में रख लो। हम चाह रहे मान लो ए में रखना, इसको मिला दिए, हम इसको लिख सकते हैं ना k इंटू ए टू दी पावर अल्फा इंटू बी टू दी पावर बीटा इंटू ए नॉट बाई ए माइनस एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा, सिंस ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू बी नॉट बाई बी। समझ में आ रहा? अब हम क्या किए कि ए टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई किए, ए टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड किए, ये ए घुस जाएगा अंदर, क्लियर? तो ये और एक और चीज देखो, ये ए टू दी पावर अल्फा और यहां पे ए टू दी पावर अल्फा कट जाएगा, नीचे ए टू दी पावर क्या बचेगा बीटा। आई एम राइटिंग इट के इंटू बी बाई ए टू दी पावर बीटा, और ये चला गया अंदर तो ये क्या बन गया ए नॉट माइनस ए एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस। एंड व्हाट इज ए नॉट माइनस ए एक्स? इट इज ए प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, तो हम लिख सकते हैं इट इज के बी बाई ए टू दी पावर बीटा, एंड दिस इज ए की पावर एन वेर एन इज अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहां रेट के बदले लिख रहे, रेट के बदले लिखे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, तो क्या के लेंगे, के ले लेंगे, और बाकी तो जो चीज जैसा है वैसे ही रह जाएगा, बी बाई ए टू दी पावर बीटा और ए की पावर एन, nth ऑर्डर रिएक्शन माइनस ऑफ डी ए अपॉन ए की पावर एन विल बी इक्वल टू के इंटू बी बाई ए की पावर बीटा इंटू डी टी, इंटीग्रेटेड फ्रॉम टाइम 0 पे ए नॉट, किसी भी टाइम टी पे ए, जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1, 1 अपॉन ए नॉट का पावर एन माइनस 1 विल बी इक्वल टू के इंटू
b/a⁴ बीटा इंटू टी। एक्सप्रेशन देख के मत घबराओ, यहां सिर्फ इतना समझो कि ये भले ही डबल रिएक्टेंट सिस्टम था, ओवरऑल ऑर्डर अल्फा था, ए के रेस्पेक्ट में बीटा था, बी के रेस्पेक्ट में। दिस रिएक्शन बिहेवियर इज ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर का रिएक्शन, और किसी भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम स्टडी कर सकते हैं। मान लो मेरे को हाफ लाइफ निकालना रहता, 0 पे A0, टाइम t के बदले लिखते हाफ लाइफ, यहां लिखते A0/2, या इसी इंटीग्रेट जो किए हो इसमें t के बदले हाफ लाइफ लिख दे और यहां पे A0/2 लिख दे, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकल जाएगा। भले ही ये डबल रिएक्टेंट सिस्टम था, बिल्कुल सब कुछ अलग अलग, एक ही चीज उसमें कंडीशन है A0/A = B0/B। तो जिस वक्त A आधा होगा वही हाफ लाइफ, क्योंकि उसी वक्त B भी आधा होगा। तो हम इस डबल रिएक्टेंट सिस्टम को सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम बनाकर बहुत आसानी से सॉल्व करके हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ सकते हैं। तुम खुद सोचो, मान लो यहां पर लिखते a⁴ b⁴ a⁴ और b⁴, और ऐसा कंडीशन होता सीधे एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर 0.693 बाय रेट कांस्टेंट, और अब रेट कांस्टेंट कौन सा, ये पूरा b/a सब मिला उला के। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? कॉपी कर लो, अगले क्लास में कंटिन्यू करें।